हितांशु क्या कर रहे हो आजकल? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं अभी दिल्ली जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ सर। मेरा मेरा फाइनल फाइनल ईयर ईयर है है लॉ ओके। का। ओके। सो अभी तैयारी चल रही है मेरी। फॉर्म भरना है इस बार? अ, नहीं सर, मैं इस बार एलिजिबल नहीं हूँ। अच्छा, अपीयरिंग कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है? नहीं सर, इसमें नहीं है। इसमें है कि यू हैव टू बी क्वालिफाइड टू बी एन एडवोकेट। ओके। आइदर यू आर एडवोकेट और यू आर क्वालिफाइड टू बी। अभी मेरा फाइनल ईयर है, अभी सर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो भी आएगा आफ्टर जुलाई मैं उसमें अप्लाई कर दूंगा। तो यू शुड बी क्वालिफाइड एडवोकेट और और व्हाट यू चीज? शुड बी एलिजिबल टू बी क्वालिफाइड, मतलब तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए ऑफ फाइनल सेमेस्टर। अभी सर हुआ नहीं एग्जाम, मेरा मई में होगा। मतलब आइदर यू शुड बी अ लॉयर और यू शुड बी एन एडवोकेट आइदर यू शुड बी एन एडवोकेट। और अ लॉयर सर यहाँ पे केस है एडवोकेट होना चाहिए अंडर द और और अ उसके लॉयर। बाद दूसरा। हाँ सर। आइदर यू शुड बी एन एडवोकेट और अ लॉयर। सर एडवोकेट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर? सर एज फार एज आई एम, मतलब मेरे को जो नॉलेज है, जो एडवोकेट्स होते हैं दोज आर द पर्सन्स हु कैन प्रैक्टिस इन दी कोर्ट्स ओके। एंड आर रजिस्टर्ड विद द बार। ओके। वेराज जो लॉयर होते हैं सर, दोज आर द पीपल हु आर नॉट, मतलब जिनके पास ये पावर नहीं होती कि दे कैन प्रैक्टिस इन द कोर्ट। दे कैन Lawyer, सोलिसिट lawyer, इंफॉर्मेशन, lawyer मतलब is सोलिसिट। basic. Lawyer is a person who has knowledge of law. क्या वो That स्टूडेंट्स भी means हो सकते हैं? हाँ नहीं you are a मतलब you should be graduate. हाँ हाँ। A law graduate, every law graduate is a lawyer, but यस सर, every पर वो law graduate प्रैक्टिस is नहीं कर not an सकते। advocate. Advocate वो हुआ यस। कि a person who advocates for another person. यस सर। तो आप lawyer मतलब जो writers होते हैं they are also lawyers या but not advocates. हाँ सर, तो तो you यही है should be सर a कि law graduate यस। है ना? अभी सर ये डिले भी हो गया है थोड़ा, केस चल गया है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो आई थिंक इसका एग्जाम का डेट्स भी डिले हो गया है दिल्ली जुडिशरी का। अच्छा, अभी जो होना 27 हाँ होना था। हाँ, 27 को होना था, बट अब इन्होंने डिले कर दिया है बिकॉज किसी ने फाइल कर दिया है केस दिल्ली हाई अच्छा। कोर्ट में। ओके। हाँ, तो तो आई थिंक ये अप्रैल तक चला जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा अप्रैल मई तक। तो क्या डेट पोस्टपोन हुआ है? हाँ सर, पोस्टपोन हो गया है। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया इन्होंने? नहीं सर, ये कोर्ट का ऑर्डर आ गया है ना, तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो ऑब्वियसली अब अनाउंस कर देंगे। तो कोर्ट ने अभी क्या ऑर्डर ऑफिशियल किया? अनाउंस कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है? कि इसको एक, मतलब जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती केस की तब तक आप एग्जाम की डेट्स को पोस्टपोन कर दो। ओके। ओके। एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की डेट्स को पोस्टपोन कर दो। ओके। ओके। So we had discussed something yesterday that basically now the class we are going to start is for the main examination of Delhi Judicial Services. And after the main examination of Delhi Judicial Services, we will be taking the classes of यूपी जुडिशरी। एक जो कल बाद हम लोग डिसाइड किया था, सेकेंडली वी डिसाइडेड टू स्टार्ट द क्लासेस फ्रेश right from the very beginning. Two things we've decided yesterday. One is that the classes will be held for judicial services of Delhi till main examination, और दूसरा जो क्लासेस आपकी एकदम फ्रेश हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज जो हम लोग क्लासेस पहले किया था उसको छोड़कर वी आर स्टार्टिंग फ्रेश। तो जैसे हम लोग स्टार्ट किया था, कल डिस्कस किया था कि वी स्टार्टिंग विद द टू इम्पोर्टेंट एक्ट्स, दैट इज CRPC and the constitutional law. After that, we start with evidence and IPC. Then आपका contract and other subjects. तो कुछ लोगों ने क्लासेस शायद एक आध लोगों ने पहले किया भी हुआ था स्टार्टिंग वाला, तो इफ यू रिपीट द क्लासेस
कोई उससे नुकसान नहीं है। जो भी हम लोग रिपीट करेंगे अभी, तो आपको दोबारा आपके लिए रिवाइज ही हो जाएगा वो। वी आर स्टार्टिंग फ्रेश फॉर सीआरपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और 10 to 11 आपका टाइमिंग है। और फिर क्या रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, हम लोग का टारगेट में इस समय है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। तो जो कि पुलिस एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, बट वी विल कवर द मेन एग्जामिनेशन। और कल हम लोग ने हल्का सा पैटर्न वगैरह डिस्कस किया था। और आफ्टर द मेन एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज स्टार्ट विद द यूपी जुडिशियल सर्विसेज। तो आज हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज विद सीआरपीसी। हम लोग बेयर एक्ट लाए हैं, सबके पास हाँ बेयर सर। एक्ट है। हाँ सर। ओके, तो लाइक दिस इज कॉल्ड CRP, that is Criminal Procedure Code. The first thing we'll try to understand कि हम लोग के लॉ में बेसिकली दो बातें होती हैं, दो टाइप्स, दो कैटेगरी के लॉज होता है। वन इज सब्सटैंटिव लॉ, जिस बोलते हैं आप सार विधि, सारभूत विधि या मूल विधि। और एक होता है प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि। उस बेसिक डिफरेंस दोनों में आपका ये होता है कि सब्सटैंटिव लॉ ये होता है कि जो कि एक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, या अगर कॉन्ट्रैक्ट का है तो जो भी एग्रीमेंट्स, मतलब जो पर्टिकुलर लॉ है उसको डिफाइन करता है। अगर कोई ऑफेंस है तो पर्टिकुलर ऑफेंस को डिफाइन करता है। कोई पर्टिकुलर टाइप का एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट को डिफाइन करता है, उसके एसेंशियल को डिफाइन करता है। दैट इज कॉल्ड सब्सटैंटिव लॉ। जो एक्चुअल लॉ है, दैट इज सब्सटैंटिव लॉ। और उस पर्टिकुलर सब्सटैंटिव लॉ को आपको प्रूव करना है, स्टैब्लिश करना है कि वो ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ, वो एग्रीमेंट वैलिड हुआ कि नहीं हुआ। तो जो आप प्रोसीजर अपनाते हैं, आप किस प्रक्रिया से, वो भी लॉ है आपका। हमारे देश में एकदम क्लियर कट है, वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। तो हर चीज हमारे यहाँ लॉ ही गवर्न करती है, चाहे वो एक्चुअल कंटेंट आपका हो लॉ का, उसको वो भी डिफाइन करेगा लॉ। चोरी क्या है, डकैती क्या है, और अगर किसी व्यक्ति ने चोरी किया है कि नहीं किया है, उसको भी अगर साबित करना है तो उसका भी बकायदा एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर भी लॉ ने ही डिफाइन किया हुआ है। उस स्टेप्स को ही आपको फॉलो करना है और एविडेंसेस को ही आपको देना होगा। तो फर्स्ट थिंग इज, हिंदुस्तान में वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। तो हर चीज के लिए हमारे यहाँ लॉ होना जरूरी है। तो एक्चुअल सब्सटैंटिव जो आपका लॉ है, सब्सटैंटिव ऑफेंस है, सब्सटैंटिव सिविल कोई चीज है, वो भी लॉ डिफाइन करेगा। आर यू हियरिंग? यस सर। ओके। और उस चीज को स्टैब्लिश करना है, तो किस प्रोसीजर को आप फॉलो करके स्टैब्लिश करेंगे, दैट इज फॉर दैट ऑल्सो वी हैव अ लॉ। तो दैट इज बेसिकली प्रोसीजर लॉ, व्हाट प्रोसीजर विल अडॉप्ट टू एस्टैब्लिश एनी पर्टिकुलर लीगल इशू, ऑफेंस, सिविल हो चाहे आपका कोई सिविल एक्ट हो या कोई क्रिमिनल एक्ट हो, उसको स्टैब्लिश करने के लिए पर्टिकुलर चीज को, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को ही फॉलो करके हम वहां तक जाएंगे। एक चीज, एक कैटेगरी आपका है सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ। एक कैटेगरी आपका है वी हैव सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ तो आप लोग सब लोग जानते हैं। क्रिमिनल लॉ में भी आपका सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है और प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ है। सब्सटैंटिव जो क्रिमिनल लॉ आपका है, उसमें भी आपके क्या है, मेजर एक्ट एंड माइनर एक्ट।
मेजर एक्ट मतलब जो बेसिक हमारा एक्ट है क्रिमिनल लॉ का, और उसके अलावा कोई स्पेशल टाइप के भी ऑफेंसेस होते हैं, उनके लिए हमारे माइनर एक्ट्स हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ डिफरेंशिएशन है, सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ एक कैटेगरी है। दूसरा डिफरेंशिएशन है सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ का है। और जब हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ में बेसिकली हमारे यहाँ मेजर एक्ट हैं और माइनर एक्ट्स हैं। तो मेजर एक्ट हमारे क्या है, मेजर क्रिमिनल लॉ हमारे यहाँ है, सब लोग जानते हैं आप लोग, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, दैट इज मेजर क्रिमिनल एक्ट, मेजर क्रिमिनल लॉ। जनरल जो ऑफेंसेस हैं, चोरी डकैती हत्या लूट, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, अनलॉफुल असेंबली, दंगा, अटेम्प्ट, ये सारी बात है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी आपकी डेवलप करती गई, ऑफेंसेस की कैटेगरी भी बनती गई। तो स्पेशलाइज्ड ऑफेंसेस के लिए वी हैव स्पेशल एक्ट्स जो उस ऑफेंसेस को डिस्क्राइब करते हैं। SC/ST एक्ट, आप देखेंगे आजकल NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी 138 चेक बाउंसिंग का एक्ट है, ऑफेंसेस हैं। गुंडा एक्ट है, तमाम प्रकार के आपके पॉस्को एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। तो स्पेशल टाइप के ऑफेंसेस को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमारे यहाँ पर एक्ट्स हैं। तो सब्सटैंटिव लॉ में हमारे पास एक मेजर एक्ट है आईपीसी, और माइनर एक्ट्स हैं ढेर सारे जो कि स्पेशल ऑफेंसेस को डिस्क्राइब करते हैं। और फिर मैंने बताया कैटेगरी, जो स्पेशल एक्ट आपका है, जो आपके मेजर एक्ट है, अच्छा स्पेशल एक्ट आपका है, उनको स्टैब्लिश करना है, तो देन वी शुड हैव अ प्रोसीजर। हमारे पास एक प्रक्रिया होनी चाहिए वो साबित करने के लिए कि आखिर आईपीसी का ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस में जो ऑफेंसेज है हुआ कि नहीं हुआ है, कंपनी एक्ट में जो वायलेंस जो आपके ऑफेंसेज है हुआ कि नहीं हुआ है। तो वी हैव अ प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ में हमारे पास कोई भी माइनर प्रोसीजरल लॉ नहीं है। वी हैव वन प्रोसीजर लॉ, दैट इज CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आपने इनमें सिलेबस में देखा होगा, तो पॉस्को एक्ट आपके सिलेबस में है, SC/ST एक्ट आपके सिलेबस में है, डाउरी प्रोहिबिशन है। तो ये सारे के सारे माइनर क्रिमिनल एक्ट्स हैं। लेकिन जब हम लोग प्रोसीजर लॉ की बात करते हैं, देन वी हैव वन प्रोसीजर लॉ, दैट इज मेजर प्रोसीजर लॉ, जिसको बोलते हैं CRPC 1973। लेकिन अच्छा, ये जो आपका CRPC है, मेजर CRPC, ये अप्लाई होता है इंडियन पीनल कोड IPC पर। जो IPC के ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस को स्टैब्लिश करना है, तो द प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो इज CRPC में जो दिया हुआ उसको फॉलो करना है। लेकिन जो आपको डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऑफेंस है, SC/ST एक्ट में ऑफेंस है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वायलेंस है, NSA एक्ट में है। अभी आजकल एक लॉ चल रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में है, गुंडा एक्ट में है, पॉस्को एक्ट है। जो ये ऑफेंसेज हैं, इनका प्रोसीजर कहां पर है, हाउ टू स्टैब्लिश दीज ऑफेंसेस। जरा सेक्शन 4 देखिए CRPC, तो सेक्शन 4 CRPC, सब लोग बैरेक्ट निकालिए। सेक्शन 4 CRPC, उसका जो आपका टाइटल ही है, दैट इज
पढ़िए सब लोग अपना उसमें। तो बेयर एक्ट लेके आएंगे तो आपको, जब हम लोग सीआरपीसी खत्म करेंगे, देखिए सीआरपीसी इज वन ऑफ द मेजर एक्ट्स, आईपीसी ऑफ द मेजर एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मेजर एक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ द मेजर एक्ट्स, सीपीसी मेजर एक्ट, एविडेंस मेजर एक्ट। इन एक्ट्स में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इनको समझने की भी आवश्यकता है, तो टाइम लगे, इसमें घबराना आपको नहीं है। बाकी जो एक्ट्स है बहुत फास्ट है, लिमिटेशन एक्ट बहुत स्लो। आप जो लिमिटेशन एक्ट है बहुत जल्दी कर लेंगे आप। एक नया जुड़ा है आपका लाइबिलिटी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, वो बहुत फास्ट कर लेंगे आप। हार्डली 2 और 3 डेज आपके लगेंगे उसमें। लेकिन कुछ एक्ट्स जो आपके हैं दे विल टेक टाइम, और आपके ये मेजर एक्ट सारे उसमें हैं। तो वन थिंग वी आर डिस्कसिंग दैट वी आर टारगेटिंग फॉर वर्षा फॉर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। तो जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं दैट इज फॉर द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। और जब ये आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, मेन एग्जामिनेशन दिल्ली का, दे विल गो फॉर द यूपी जुडिशियल सर्विसेज। और दूसरा चीज, हम लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया है, जो क्लासेस पहले हो चुकी है, वी हैव स्टार्टेड फ्रेश। तो बता रहा था मैं आप लोगों को कि सब्सटैंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है। जब क्रिमिनल लॉ की आप बात करते हैं तो देयर इज मेजर सब्सटैंटिव लॉ एंड माइनर सब्सटैंटिव लॉ क्रिमिनल लॉ में। लेकिन जब हम प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं तो वी हैव ओनली वन मेजर क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ, दैट इज सीआरपीसी। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। सीआरपीसी अप्लाइज टू आईपीसी। जो आईपीसी के ऑफेंसेज हैं उनको स्टैब्लिश करना है तो कोर्ट्स अप्लाई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन जो आपके माइनर एक्ट्स हैं उनको अगर आपको करना है, माइनर एक्ट्स को स्टैब्लिश करना है कि किसी व्यक्ति ने डोमेस्टिक वायलेंस का ऑफेंस किया है कि नहीं किया है, एससी एसटी एक्ट में जो ऑफेंस लिखा वो किया है कि नहीं किया है, पॉस्को का ऑफेंस किया है कि नहीं किया है, वेयर इज दैट प्रोसीजर, उसके लिए प्रोसीजर चाहिए। तो हम लोग पहले कहा कि एवरीथिंग गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। तो आप सेक्शन 4 पढ़िए सबसे पहले, सेक्शन 4 सीआरपीसी। पहला ही आपका है सेक्शन 4 क्लॉज 1 का है, ऑल ऑफेंसेस अंडर द पीनल कोड shall be investigated, inquired into, tried, otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained। सेक्शन 4 क्लॉज 1 में स्पेसिफिकली लिख दिया गया है कि जो इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड का कोई ऑफेंस आपका एफआईआर लॉज उसमें लिखा हुआ रहता है आईपीसी। अब लोग एफआईआर पढ़ा है किसी ने? एनीवन? किसी ने एफआईआर पढ़ा हुआ है? कोई बताया आप में से? हाँ सर, पढ़ा है। क्या कैसे लिखा जाता है उसमें, ऑफेंस कैसे लिखे जाते हैं? Yes. उसमें क्या लिखा रहता है ऑफेंसेस के लिए? सर, उसमें सर चार्जेस लिखे जाते हैं और उसके बाद चार्जेस के जो टाइटल्स होते हैं उनको लिखा जाता है। नहीं, चार्ज इज समथिंग एल्स, एफआईआर। हाँ सर, ऑफेंस का जो नंबर है, हाँ जो फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर है हाँ। उसको मेंशन करते हैं, और उसका जो टाइटल होता है सेक्शन का उसको जैसे लिखते हमारे सेक्शन आपका 34, सेक्शन 302, जो भी आपके सेक्शन 307 आईपीसी। हैं। हाँ सर। एंड अगर कोई किसी अन्य एक्ट में भी कोई ऑफेंस आपने किया है, जैसे डाउरी एक्ट 3/4 डाउरी प्रोविजन एक्ट, तो आईपीसी लिखा रहेगा और उतना डीपी एक्ट लिखा रहेगा। हाँ सर। ठीक। तो जो आपके ऑफेंसेस इंडियन पीनल कोड के हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, उनका इंक्वायरी, उनका ट्रायल, उस पर वो प्रोसीजर चलेगा जो कि इस सीआरपीसी में दिया हुआ है। क्लियर आपका ये सेक्शन 4 क्लॉज 1। सेक्शन 4(2) क्या है? ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ। जो हम लोग लॉज की बात कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आईपीसी, जो बेसिकली माइनर एक्ट्स हैं,
डाउरी का है, पॉस्को का है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, SC/ST एक्ट का है, ये भी इसमें भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। NI एक्ट का, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है। तो इनके जो ऑफेंसेस हैं, all offenses under any other law shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment or for the time being in force regulating the manner or place of investigation, inquiry, trial. मतलब सेक्शन 4 क्लॉज 2 का मतलब यह है कि जो और ऑफेंसेस हैं, अदर ऑफेंसेस अपार्ट फ्रॉम आईपीसी के अलावा अगर किसी ऑफेंस का होना है एस्टैब्लिशमेंट, तो आपका जैसा उस स्पेशल एक्ट में लिखा हुआ है उसके अनुसार होगा। 3 बातें हैं इसमें, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इन तीनों का प्रोसीजर, इंक्वायरी होनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन होना है या ट्रायल होना है, तो जैसा उस स्पेशल एक्ट में लिखा हुआ है, अगर डाउरी एक्ट में कुछ लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन, तो वही चलेगा। पॉस्को में लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन, वही चलेगा। जुवेनाइल एक्ट में लिखा हुआ है तो वही चलेगा। लेकिन अगर कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है उसके लिए, देन सीआरपीसी विल अप्लाई। तो सिंपल चीज है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है। सेक्शन 4 के बारे में सवाल भी आता है, प्रीलिम्स से भी आता है, मेन से भी आता है। तो सेक्शन 4 जो आपका है, दैट इज बेसिकली द जुरिस्डिक्शन। 2 प्रकार के जुरिस्डिक्शन होते हैं। एक सीआरपीसी में एक आपका कह सकते हो आप लीगल जुरिस्डिक्शन, और एक आपका है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मतलब सीआरपीसी आपका किस टेरिटरी में लागू होगा, और दूसरा सीआरपीसी आपका किस कानून पर लागू होगा, किस सब्सटैंटिव ऑफेंस पर लागू होगा। तो सेक्शन 4 बेसिकली डिस्क्राइब द लीगल जुरिस्डिक्शन फॉर द प्रोसीजर दैट हैज टू बी अप्लाइड इन क्रिमिनल लॉ। मतलब सेक्शन 4 जो है सीआरपीसी का, वो हमारे देश के क्रिमिनल लॉ के प्रोसीजर को डिफाइन करता है कि किस लॉ पर, किस एक्ट पर कौन सा प्रोसीजरल लॉ लागू होगा। तो सेक्शन 4(1) कहता है कि सीआरपीसी लागू होगा आईपीसी पर। सेक्शन 4(2) कहता है सीआरपीसी लागू होगा अदर एक्ट्स पर भी, अदर ऑफेंसेस पर भी। लेकिन अगर अदर ऑफेंसेस के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन उस एक्ट में दिया हुआ है, तो उस स्पेशल एक्ट के प्रोविजन प्रोसीजर द्वारा ही उसका ट्रायल होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। और नहीं दिया है तब सीआरपीसी विल अप्लाई। तो सेक्शन 4 इज बेसिकली the section which describes the legal jurisdiction of criminal procedural law in our country. SC/ST एक्ट में होता है, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा SC/ST एक्ट में? एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डिप्टी एसपी, जबकि आईपीसी के ऑफेंसेस में इंस्पेक्टर करता है इन्वेस्टिगेशन। तो प्रोसीजर लॉ बताना, प्रोसीजर लॉ 3 चीजों पर अप्लाई होता है, इंक्वायरी कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, और ट्रायल कैसे होगा। प्रोसीजर डज नॉट मीन ओनली ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन भी है। तो SC/ST एक्ट में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन विल बी डन बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी एसपी। तो सेक्शन 4 आपका क्लियर है। अब आई जरा सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1, सेक्शन 1 इज टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। मतलब सेक्शन 1 में बेसिकली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। सेक्शन 4 आपका सीआरपीसी का लीगल जुरिस्डिक्शन है, किस लॉ पर अप्लाई होगा सीआरपीसी। और सेक्शन 1 डिस्क्राइब्स
कि किस टेरिटरी पर अप्लाई होगा सीआरपीसी आपका। तो क्लियर आपका पहला, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सीआरपीसी 1973। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK। क्या स्टेटमेंट अब सही है गलत नहीं है? सीआरपीसी क्या हमारा JNK पे अप्लाई होता है? बताइए। हाँ सर, होता है। किस लॉ के Yes, तहत? sir. किस लॉ के तहत? कौन सा एक्ट है वो? क्या सीआरपीसी अमेंडमेंट हुआ है? आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जनरल लीगल नॉलेज, जो इस बार दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में ऐड हुआ है। जनरल लीगल नॉलेज, तो अमेंडमेंट का नाम क्या है? Sir, Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. 19। उसमें क्या लिखा है? वो कैसे कहेंगे कि वो सीआरपीसी पर लागू होता है? हाउ दैट, जो आप बता रहे हैं करेक्ट, आप सही बता रहे हैं, जो एक्ट आपका है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, वो कैसे यह दर्शाता है कि सीआरपीसी अब JNK पर भी लागू होता है? भाई कहीं प्रोविजन लिखा होगा ना, या तो बस अमेंडमेंट करते हैं आपका इसमें, या उसमें क्या प्रोविजन है, ये आप लोग पता करिएगा। ट्राई टू फाइंड आउट दिस। ओके, नेक्स्ट आइए। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको याद कर, ये चीज याद करना है आपको। लिखिए चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 8, 10, 11 will not apply to state of Nagaland and the tribal areas। सीआरपीसी हमारा पूरे हिंदुस्तान पर लागू होगा, और जो आपका 2019 का अमेंडमेंट एक्ट आया, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया आपका JNK का, इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था, अब लागू होता है सीआरपीसी हमारा। सीआरपीसी के सारे प्रोविजंस जो हैं पूरे देश में लागू होते हैं, लेकिन चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 ये प्रोविजन नागालैंड पर लागू नहीं होते हैं। इन चैप्टर्स के अलावा बाकी प्रोविजंस लागू होंगे, लेकिन ये लागू नहीं होंगे। और ट्राइबल एरियाज पर भी ये आपके चैप्टर्स लागू नहीं होंगे, लेकिन एक प्रोविजन लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन से यह आदेश पारित कर सकती है विद सर्टेन मॉडिफिकेशन और नॉट, कि जो ये चैप्टर्स आपके हैं ये नागालैंड पर ट्राइबल एरियाज में लागू होंगे। तो यहां थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में डिफ्रेंशिएट करना है, पहला दिमाग में रखना है कि सीआरपीसी अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, सीआरपीसी ना अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर, सीआरपीसी अप्लाइज टू नागालैंड एज वेल एज ट्राइबल एरियाज। लेकिन चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के सीआरपीसी के प्रोविजन जो हैं वो नागालैंड पर और ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होते हैं। 4 पॉइंट आपका हो गया। पांचवा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नागालैंड में भी और ट्राइबल एरियाज में भी चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के सीआरपीसी के प्रोविजंस अपने यहाँ लागू कर सकता है। सीआरपीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस लिस्ट में है? कैन एनीवन टेल? सीआरपीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट है ना, सेवन शेड्यूल में लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है। सीआरपीसी 7 शेड्यूल के किस लिस्ट में है?
समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में है, इसीलिए जो प्रोसीजरल लॉ आपका सीआरपीसी है, सीआरपी संबंधित कोई भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन किस सेक्शन में है? एंटिसिपेटरी बेल 438। 438 में। पहले आपका यूपी में नहीं था, आजकल यूपी में है, और यूपी गवर्नमेंट ने पहले हटाया था, यूपी गवर्नमेंट ने इसको लागू किया अपने यहाँ। तो सीआरपीसी इज इन द कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में है, इसलिए सीआरपीसी के प्रोविजन संबंधित कोई भी फेरबदल, कोई भी परिवर्तन स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है अपने लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, दैट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन विच टेरिटरी ऑफ इंडिया सीआरपीसी विल अप्लाई। तो पहला इन होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, but chapter 8, chapter 9, chapter 8, 10 and 11 will not apply to Nagaland and tribal areas. और chapter 8, 9 और 11 वो ट्राइबल एरियाज में और नागालैंड में लागू करना है, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी नोटिफिकेशन करके कर सकती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या सीआरपीसी के प्रोविजंस नागालैंड में लागू होते हैं, आपका आंसर क्या होगा? यस और नो? सीआरपीसी के प्रोविजंस आपके नागालैंड में लागू, उसका आंसर क्या होगा? यस। यस, अप्लाई होता है, उसका आंसर है यस, दे अप्लाई। केवल 8, 10, 11 अप्लाई नहीं होते हैं, उनको अप्लाई करने के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन पास करना होगा। तो सेक्शन 1 इज बेसिकली द टेरिटोरियल एरिया एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, और जो सेक्शन 4 आपका है वो कह सकते हैं आपके लीगल जुरिसडिक्शन। सीआरपीसी का लीगल जुरिसडिक्शन क्या होगा उसको डिफाइन करता है। तो कई बार जो है शॉर्ट नोट्स भी आता है, तो आप तो को जल्द से पता रहना चाहिए। और लिखने की स्ट्रैटेजी बेसिक मतलब यह है कि कभी भी ऐसे लिखने को आए तो ऑलवेज से दैट इंडिया इज अ कंट्री गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कुछ भी हमारे यहाँ लॉ होना चाहिए। उसी कंटेक्स्ट में हमारे यहाँ ये सारी बातें डिफाइंड है। क्रिमिनल लॉ की सब्सटेंटिव की अलग है, सिविल लॉ की अलग है। प्रोसीजर किस लॉ पे क्या अप्लाई होगा उसके लिए ये चीजें हैं। कुछ वर्ड्स आपको बहुत अच्छे ढंग से सीखने पड़ेंगे। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी मदद करेंगे आंसरिंग करने में। जैसे कई सवाल पूछे जाते हैं ना प्रॉब्लम, तो पहले लिखिए भाई दिस एक्ट इज अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ, तब प्रोविजन की बात करिए आप, तब आपका आंसर अच्छा होता है और करेक्ट आंसर होता है। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में और क्या कहते हैं हाई कोर्ट्स वगैरह में ज्यादातर आर्टिकल 14 और रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। कभी देखें बैन वगैरह होता है पिक्चरों पर, तो उसमें ये कहा जाता है कि इट इज द डेमोक्रेटिक ड्यूटी ऑफ द स्टेट, दिस एक्शन ऑफ द स्टेट इज अनडेमोक्रेटिक, इस कारण इलीगल है। तो लॉ में आपको कुछ वर्ड्स आपके ऐसे हैं कि रूल ऑफ लॉ है, जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, इनका सही मतलब आप समझ लेंगे तो इनको कई जगहों पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आपका अच्छा होगा। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका यह है कि प्रोसीजर, सीआरपीसी इज बेसिकली प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का मतलब ये हुआ आपका कि कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप ही आगे चलनी है, और सीआरपीसी में आपको समझ तभी आएगी जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो एक काम आपको ये करना है कि सीआरपीसी एक बड़ा मेजर एक्ट है। आप सीआरपीसी को डेली सवेरे जब उठते हैं तो हाफ एन आवर केवल उसका इंडेक्स देखिए। सीआरपीसी केवल आपको इंडेक्स देखना है तो आपको पूरा प्रोसीजर क्लियर होने लगेगा कि किस प्रोसेस से हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर आगे आगे बढ़ता है।
एक काम आप डेली बेसिस करिए कि हाफ एन आवर सवेरे उठकर सीआरपीसी का आप केवल इंडेक्स देखने का प्रयास करिए। ऑलमोस्ट आपको प्रोसीजर क्लियर होने लगेगा और प्रोसीजर के जो सेक्शंस हैं वो याद होने लगेंगे, एंड दैट इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। जब आप मेंस में लिखेंगे तो आपको सेक्शन अगर अच्छे ढंग से लिख लेते हैं क्लॉज वाइज, तो आपका आंसरिंग काफी अच्छी लगेगी। लेकिन याद तभी होगा, समझना एक अलग इशू है, समझना तो पड़ेगा ही आपको, प्लस याद भी होना है। तो याद करने का तरीका है कि डेली हाफ एन आवर एक बार इंडेक्स बैठ के और देखिए आप उसको फेसेस में। अब जो मैं आपको बताऊं, जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि फेसेस में प्रोसीजर है तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले एफआईआर लॉन्च होगी, फिर ये होगा, फिर वो जो उड़ के नहीं आनी है, वो स्टेप बाय स्टेप ही चलना है आपको। पहले लिखिए जरा तो, सीआरपीसी के विभिन्न प्रावधानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी कैन बी कैटेगराइज अंडर टू हेड्स। पहला, सेक्शन 1 से लेकर आप कह सकते हैं सेक्शन 300 तक, और दूसरा सेक्शन 300 से लेकर लास्ट तक 487 जो 44 जितना आपका है। ये दो कैटेगराइजेशन मोटा मोटा आपको कैटेगराइजेशन कर सकते हैं आप। जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसका बेसिक एम क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ प्रोसीजर लॉ? जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, इसका बेसिक एम क्या है? जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, इसका बेसिकली दो एम है। पहला एम यह है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ है तो हमारे क्रिमिनल लॉ का बेसिक मतलब ही है कि सोसाइटी हमारी लीगल सिस्टम में चले, और अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, ऑफेंसेस करता है, तो उस व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू द लॉ पनिश करके जेल भेजना। मेन पर्पस क्या है? अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है, तो उस व्यक्ति को पनिश करके, ट्रायल करके जेल भेजना। दैट इज वन एम इज टू बुक द क्रिमिनल्स एंड सेंड देम टू जेल। दूसरा पार्ट क्या है कि जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है, इससे लोगों का हैरेसमेंट ना हो, इनोसेंट लोग ना पकड़े जाएं, जो इनोसेंट व्यक्ति हैं वो ना हैरेस हों। तो इसका प्रावधान भी सीआरपीसी में है। तो आप देखेंगे सेक्शन 300 के बाद जितने भी प्रोविजंस हैं वो हैरेसमेंट से बचाने के लोगों को है। बेल के प्रोविजंस हैं, किसी व्यक्ति को दो बार पनिश ना किया जाए। 482 भी आपका है कि अगर कोई व्यक्ति इनजस्टिस हो रहा है तो उसको बरी किया जाए। अपील के प्रोविजन, रेफरेंस के प्रोविजन, बेल के प्रोविजंस, मतलब जितने रिलीफ गिविंग प्रोविजंस हैं वो बेसिकली 300 के बाद हैं। और सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 300 तक बेसिकली एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे व्यक्ति ने, अगर किसी ने कोई अपराध किया है, उसका अपराध स्थापित करके उसको जेल भेजा जाए। और 300 के बाद के ज्यादातर प्रोविजंस हैं टू प्रोटेक्ट द पर्सन्स फ्रॉम हरेसमेंट एंड इनजस्टिस। ये दो सीआरपीसी के मूलभूत एम है। पर्पस क्या है? ओवरऑल का पर्पस सोसाइटी में एक प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की भावना रखना, और सोसाइटी को क्रिमिनल सिस्टम से, मतलब क्रिमिनल सिस्टम के लिए एक लॉ प्रोवाइड करना। सीआरपीसी जो आपका जो है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेजर पार्ट है।
क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम का एक मेजर पार्ट आपका सीआरपीसी है। इसके 2 एम है, जो भी अपराध करे उसको जेल भेजना ट्रायल करके बकायदा, और दूसरा है कि इनोसेंट व्यक्ति का हैरेसमेंट ना हो। ओवरऑल पर्पस है टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन इन द सोसाइटी। तो इस पर्पस के अनुसार ही 2 प्रकार के वी कैन डिवाइड द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी अंडर 2 सेट्स। पहला सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 300 तक, और दूसरा आपका है सेक्शन 300 के बाद से लेकर एंड तक आपका, जो बेसिकली रिलीफ गिविंग है, और अगर कहीं पर किसी साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उसको सेव करना, हैरेसमेंट हो रहा है तो सेव करना। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया कि सीआरपीसी जो आपका प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलता है। आप दौड़ के नहीं कहीं पर कोई चीज स्किप करके नहीं कहीं जा सकते हैं। तो उसी प्रोसेस में आपका सीआरपीसी दिया भी हुआ है। तो मैंने आपको कुछ इसके लिखिए, तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। आपका पहला है जनरल प्रोविजंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द क्रिमिनल जस्टिस। पहला क्या है? सामान्य प्रावधान और आपराधिक न्यायिक व्यवस्था का जो आधारभूत संरचना है, एक वो पोर्शन है पहला आपका। जनरल प्रोविजंस मतलब जो आपके ये सेक्शन 1, 4 वगैरह जो सेक्शन बताते हैं। फिर आप जानते हैं कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपराधिक प्रशासनिक व्यवस्था हमारे यहाँ है, कोई भी जो व्यवस्था होती है उसके लिए पहले आपको एक आधारभूत ढांचा चाहिए होता है। क्लास अगर हम लोग की चल रही है ऑनलाइन, तो उसकी पहली शर्त यही है कि आपके पास लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, इंटरनेट हो, बिजली हो, डाटा हो। ये स्ट्रक्चर जब आपके पास होगा तब जाके आपका ये क्लास चल पाएगा। मेन पर्पस तो क्लास का है, पढ़ना पढ़ाना है, लेकिन अब बिजली नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, तो सिस्टम कैसे चलेगा वो? तो ऐसे ही आपका जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जिसका मेन पर्पस है कि जो अपराध करे उसको जेल भेजना, सजा देना, और समाज में सुरक्षा की भावना को बनाए रखना। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने के लिए यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब न्यायालय चाहिए। पहले तो लॉ चाहिए, आपको कानून चाहिए, विधि चाहिए। वो हमारे पास आईपीसी है, सीआरपीसी है। इसके अलावा न्यायालय चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, उसमें जजेस चाहिए, उसमें वकील चाहिए, प्रोजिक्यूशन का वकील चाहिए, डिफेंस का वकील चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना है तो पुलिस चाहिए, और सब कुछ ट्रायल करने के बाद आप भेजेंगे तो जेल चाहिए आपको। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहली चीज आपका जनरल प्रोविजंस, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोविजंस है इसके बारे में आपको जानना है। और जो स्टूडेंट्स वकालत नहीं करते हैं उनको सीआरपी से लगता है कि बहुत बड़ा वो चीज, एक दिमाग में प्रेशर रहता है, हवा बना हुआ है कि सीआरपीसी क्या है। जो वकालत करते हैं जब वो न्यायालयों में जाते हैं, क्योंकि पूरा ढांचा देखते हैं, तो उनको चीजें आसानी समझ में आती हैं। तो वकालत अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ परसेप्शन। तो सबसे पहले आपको क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि ये हमारे यहाँ लॉ है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, माइनर एक्ट्स हैं, ये है लॉ वाला पार्ट, इसका ये जुरिसडिक्शन है ऐसे ऐसे, प्लस हमारे यहाँ ये न्यायालय है, ये जजेस हैं, इन जजेस की ये पावर्स हैं, ये वकील होते हैं, ये प्रोजिक्यूशन का वकील है, अभियोजन पक्ष का वकील है, ये डिफेंस का वकील है,
ये पुलिस है जो इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये प्रोविजंस आपको पहले पढ़ना है, जनरल प्रोविजंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, द प्रोविजंस रिलेटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसमें लॉ, न्यायालय, जजेस, उनके अधिकार, पुलिस, प्रोसिक्यूशन वकील, डिफेंस वकील, इनके क्या प्रोविजंस हैं, किस सेक्शन में दिया हुआ है, इनके से कितने अधिकार हैं, ये सारी बात है। देन वी कम टू द एक्चुअल जो आपका प्रोसीजर है। तो पहली बात लिखिए, जिस हम लोग क्रिमिनल लॉ की जो बात कर रहे हैं, जिस क्रिमिनल लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस प्रोसीजर लॉ की बात कर रहे हैं, तो प्रोसीजर आपका कब स्टार्ट होगा, क्रिमिनल लॉ मोशन में कब आएगा। इस पूरे सिस्टम जो हम लोग क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आवश्यक है कि उस क्राइम के बारे में पता लगे, तब तो जाके आपका ये न्यायालय काम में आएगा, वकील काम में आएंगे, जज काम में आएंगे, ये आपका सीआरपी जो प्रोसीजर लागू होगा उस पर। तो फर्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राइम, जो पहला स्टेप है क्राइम की सूचना। तो क्राइम की सूचना को बेसिकली 3 तरीके हैं। एक पहला है, लिखिए, एफआईआर, सेक्शन 154, एफआईआर का लॉज होना। एफआईआर लॉज होती है तभी क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है, उसके पहले नहीं। दूसरा आपका है क्रिमिनल कंप्लेंट, सेक्शन 200। और तीसरा है व्हेन द जज टेक्स सो मोटो एक्शन। सो मोटो मतलब जब स्वतः ही किसी बात का संज्ञान ले लेता है, किसी आपराधिक घटना का संज्ञान ले लेता है। तो ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, संज्ञान ही ले, सीधे संज्ञान ले रहा है व्यक्ति। तो क्रिमिनल लॉ की सूचना एक पहला स्टेप है। तो सेक्शन 154 लिखिए, खूब सवाल आते हैं आपका प्रीलिम्स में, मेंस में भी। एफआईआर क्या है, कैसे लॉज होता है, नहीं लॉज होता, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या उसका एविडेंशियल वैल्यू है, तमाम चीजें। सेक्शन 154 इन्वेस्टिगेशन पहला स्टेप है, या कंप्लेंट सेक्शन 200 में। और तीसरा फिर आपका जब सो मोटो एक्शन लेता है न्यायालय, तो सेक्शन 154, सेक्शन 200, और फिर आपका सेक्शन 190 साथ में पढ़िएगा। सेक्शन 190 में ही एक क्लॉज में सो मोटो, लेकिन सीधे संज्ञान लेने का है, अभी हम उस पर आएंगे चीजों को। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि किसी अपराध की सूचना आती है, और जब क्रिमिनल लॉ, हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, वो मोशन में आ जाता है। एक तरीका है जब क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है, जब एफआईआर लॉज होती है। एक जब क्रिमिनल कंप्लेंट लॉज होता है। और एक आपका सो मोटो, जब कोई मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है किसी चीज का। तो 3 तरीके से हमारा क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है। सेक्शन 154 पढ़िए, सेक्शन 200 और सेक्शन 190। अब 3 तरीके हैं ये, क्रिमिनल लॉ की सूचना मिलने के ये 3 तरीके हैं। दैट मीन्स 3 तरीके हैं, तो तीनों में क्रिमिनल लॉ हमारा अलग ढंग से मूव करता है। आप पाएंगे कि तीनों जगह डिफरेंसेस हैं, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि 3 तरीके हैं किसी भी अपराध की सूचना हमारे सामने आने के लिए, इसलिए क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ 3 तरीके से आगे घूमता है। अभी आप लोग आएंगे पहले, कई बार ऐसे आता है कि भाई पुलिस रिपोर्ट पर ट्रायल कैसे होता है वो डिस्क्राइब करिए, या पुलिस रिपोर्ट के अदरवाइज। तो सबसे पहले आपको यही लिखना चाहिए, क्रिमिनल लॉ हमारा मोशन
में तब आता है जब क्रिमिनल लॉ की सूचना, क्रिमिनल एक्ट की सूचना मिलती है। और क्रिमिनल एक्ट की सूचना मिलने का जो पहला स्टेप है वही अलग है, इसलिए इनका ट्रायल जाके अलग अलग होता है। तो कंसेप्चुअली क्लियर मानेगा, हाँ कैंडिडेट को कंसेप्चुअली चीजें क्लियर है। तो सेक्शन 154 पढ़िए, सेक्शन 200 और 190। अब आइए पहला कैटेगरी, when information of the offense comes through FIR। पहला हेडिंग डालिए, जब कोई अपराध की सूचना FIR के जरिए मिलती है, सेक्शन 154। इसके बाद लिखिए, तो तीन हम लोग पहला ध्यान रखिएगा, तीनों को अलग करना है आपको। देयर आर थ्री आपके फॉर्मेट्स या तीन तरीके से जब हमको क्रिमिनल ऑफेंस की सूचना मिलती है। तो पहला हेड आपका है व्हेन वी गेट थ्रू FIR 154। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन 156। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होता है, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करती है, दैट इज सेक्शन 173 क्लॉज 2, 173(2). तो क्रिमिनल ऑफेंस के जो पहला स्टेप है वो है इंफॉर्मेशन आना अपराध का, सेक्शन 154 FIR का लॉज होना। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा आपका। अब इन्वेस्टिगेशन के कई तरीके हैं, उसमें 161 आएगा, 164 आएगा, तमाम चीजें आएंगी। ये प्रक्रिया फॉलो होगी तो अगला पड़ाव आएगा जब उस इन्वेस्टिगेशन की अपनी रिपोर्ट को पुलिस पेश करती है मजिस्ट्रेट के सामने। इसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, 173(2). ठीक। अब आपको 154 से लेकर 173 जो है पुलिस रिपोर्ट पेश होती है, इसके बीच की प्रक्रिया जारी है इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के अपराध हैं, तो थोड़ा सा एविडेंसेस इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अलग है। जैसे अननेचुरल डेथ का 174 175 में आएंगे, 176 में आएंगे। एक्सीडेंट के जरिए, मर्डर के जरिए, सुसाइड वाले केसेस, ये कुछ तीन चार चीजें ऐसी हैं जिनके इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। तो आप 154 से स्टार्ट करिए फर्स्ट स्टेप। अगला स्टेप पड़ा हुआ आपका 173(2), जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है मजिस्ट्रेट के सामने। इसी में आपको पढ़ लेना है कि इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या आयाम हैं, इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या तरीके पुलिस अपनाती है। पहली चीज तो इन्वेस्टिगेशन होता, हम लोग आएंगे डिफरेंशियल क्लॉज पे अभी। इन्वेस्टिगेशन होता क्या आपका, FIR, उस पर इन्वेस्टिगेशन, फिर 173(2). अभी केवल माइलस्टोन्स लिखिए आप, 173(2), जिसमें कि पुलिस रिपोर्ट पेश की जाती है। अब पुलिस रिपोर्ट जब पेश की जाती है तो अगला स्टेप आता है आपका कॉग्निजेंस, 190। कॉग्निजेंस के तीन तरीके हैं। एक, कॉग्निजेंस जब मजिस्ट्रेट लेता है पुलिस रिपोर्ट पर, तो 154 173(2) पुलिस रिपोर्ट। उसके बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। संज्ञान लेने के बाद अगला जो स्टेप आता है दैट इज 204, सेक्शन 204, जो बोलता है इशुएंस ऑफ प्रोसेस, मतलब मजिस्ट्रेट समन करके ट्रायल की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट स्टार्ट करता है, सेक्शन 204। उसके बाद फिर आपका ट्रायल और जजमेंट। पहला क्या है, सेक्शन 154 FIR का लॉज होना। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन एंड करता है पुलिस रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान लेता है 190 में। अगर रियल व्यक्ति तो मजिस्ट्रेट है, इसका कार्य कर रहे हैं, पुलिस में एक पक्षकार हो गया,
ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेट करके अपनी बात बस रखता है मजिस्ट्रेट के सामने। 154 आपका एफआईआर हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, 173 में अपनी रिपोर्ट बनाई और मजिस्ट्रेट सामने पेश किया। 190 मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है संज्ञान। तो व्हाट इज एफआईआर, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज कॉग्निजेंस। और संज्ञान लेने के बाद फिर मजिस्ट्रेट इशुएंस ऑफ प्रोसेस इशू करता है, समन करता है। व्हाट इज इशुएंस ऑफ प्रोसेस 204। उसके बाद आपका ट्रायल चलेगा। तो आई हम लोग आएंगे, सेशन ट्रायल अलग है, वारंट ट्रायल अलग है, पुलिस रिपोर्ट पर ट्रायल अलग है, ऐसे करके ट्रायल। और उसके बाद फिर आपका जजमेंट, चाहे कोर्ट करे, कन्विक्ट करे, जो भी आपका। तो लिखिएगा यहाँ पर। तो सर आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है। अच्छा, सबको कटी हुई आ रही है क्या आवाज? हेलो, कोई आवाज क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। ओके। तो सबसे पहला आपको सेक्शन 154 व्हाट इज एफआईआर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण क्या है। फिर तीसरा 190 में कॉग्निजेंस, संज्ञान, व्हाट इज कॉग्निजेंस, इसकी आपको डेफिनेशन बाकायदा जाननी पड़ेंगी, डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं ये डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका इशुएंस ऑफ प्रोसेस, सेक्शन 204। फिर आपका आता है ट्रायल, और ट्रायल के दौरान ही एक और टर्म आपका आता है डिस्चार्ज। मतलब कोई चार्ज और डिस्चार्ज, दो टर्म लिख लीजिए, चार्ज और डिस्चार्ज। समन करने के बाद बुलाता है तो ऑफेंस के बारे में चार्ज फ्रेम करेगा, आरोप बनाएगा। तो आरोप बन जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। आरोप नहीं बनता है तो डिस्चार्ज हो जाता है। आरोप बनने के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर एक्विटल कन्विक्शन का जो जजमेंट आता है। तो लिखिए पहली चीज, व्हाट इज एफआईआर, सेक्शन 154। फिर आपका व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण क्या है। फिर तीसरा 173 क्लॉज 2 व्हाट इज पुलिस रिपोर्ट। फिर उसके बाद 190 व्हाट इज कॉग्निजेंस, संज्ञान क्या है। फिर 204 इशुएंस ऑफ प्रोसेस क्या चीज है। फिर डिस्चार्ज क्या, व्हाट इज डिस्चार्ज। फिर व्हाट इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। उसके बाद व्हाट इज ट्रायल, उसके बाद ट्रायल होता है, चार्ज फ्रेम होगा तब ट्रायल होगा, चार्ज फ्रेम नहीं होगा तो व्यक्ति डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर ट्रायल चलेगा आपका, ट्रायल के बाद एक्विटल और कन्विक्शन, दो सिद्धि या फिर उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये स्टेप आपके, तो मेजर स्टेप्स आपके हैं, इन्हीं को स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। एफआईआर क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस सारी बात है, इन्वेस्टिगेशन सिग्निफिकेंस, कॉग्निजेंस का, इशुएंस ऑफ प्रोसेस का। इशुएंस ऑफ प्रोसेस के बाद अगला स्टेप आता है मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करता है। तो चार्ज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कौन कौन लोग उसमें होना चाहिए। चार्ज अगर नहीं बन पाता तो वही व्यक्ति डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब ट्रायल फिर नहीं चलता है। चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो ट्रायल चलेगा, सेशन ट्रायल अलग है। तो ये सारी बातें जब कंसेप्चुअली ये समझेंगे तब आपको याद भी होगा। और तो जो सबसे पहले आपको समझना है जनरल प्रोविजंस, समान प्रावधान है। दूसरा प्रोविजंस रिलेटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो समझना है। दो,
तीसरा फिर जो आपका प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर में फेसेस हैं बकायदा। पहला है व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस इज रिसीव्ड, उसके 3 तरीके हैं, एफआईआर, कंप्लेंट और आपका सो मोटो बाय द मजिस्ट्रेट। एफआईआर आइए पहला हेड, तो एफआईआर सबसे पहले एफआईआर लॉन्च की जाती है 154 में, फिर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चलती है, फिर 173(2) में पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद 190 में संज्ञान लेता है, फिर इश्यूएंस ऑफ प्रोसेस 204 में, फिर चार्ज फ्रेम, नई चार्ज फ्रेम हुआ तो डिस्चार्ज, और चार्ज फ्रेम हो गया तो ट्रायल। ट्रायल चला तो या तो एक्विटल या कन्विक्शन। तो हर एक का अपना बाकायदा अलग अलग मायने हैं, हर टर्म का। एफआईआर का अलग मायने है, पुलिस रिपोर्ट का अलग है, कॉग्निजेंस का अलग है, इश्यूएंस ऑफ प्रोसेस अलग है, डिस्चार्ज अलग है, चार्ज फ्रेम अलग है, ट्रायल का माने अलग है, एक्विटल का अलग है और कन्विक्शन का अलग है। जैसे अक्सर आता है कि व्हाट इज डिस्चार्ज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्विटल, डिस्चार्ज क्या है और एक्विटल से कैसे भिन्न है, दोनों अलग है कि एक ही है? डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। तो बता सकता है क्यों डिफरेंट है? सर डिस्चार्ज जो होता है वो स्टेज होती है बिफोर द ट्रायल बिगिंस, और एक्विटल होता है वो होता है आफ्टर द ट्रायल इज कंप्लीटेड, और जज डिसाइड कर रहा होता है कि वेदर द चार्जेस दैट आर लेवीड आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, डिस्चार्ज होता है जिसमें इनिशियल स्टेज पे ही आपके जो चार्जेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वेदर दे शुड बी पुट फॉर्थ और नॉट, उनके ऊपर ट्रायल होना भी चाहिए कि नहीं, ठीक है। और अगर उसी टाइम लेकिन डिस्चार्ज करो। दोनों केसेस में तो व्यक्ति छूट जाता है, डिस्चार्ज तभी छूट जाएगा और एक्विटल में भी छूट जाता है ना? ऐसा है कि नहीं है? हाँ सर। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो एक्विटल ट्रायल के बाद होगा। ठीक है, बट व्हाट इज द इफेक्ट? जैसे आप जाएंगे सर्विस में, अगर आप जुडिशियल सर्विस में जा रहे हैं, जे में आपका कोई अपराध लगा, ऑफेंस लगा और आपको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक, और एक व्यक्ति का ट्रायल चला, उसका एक्विटल हो गया, किसमें उसको नौकरी मिलेगी? डिस्चार्ज में। नहीं, डिस्चार्ज वाली नौकरी उसको नहीं मिलेगी, एक्विटल में उसको नौकरी मिलेगी। एक्विटल का मतलब होता है कि बाकायदा आफ्टर द फुल एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस, ये मजिस्ट्रेट ने पाया कि यह व्यक्ति निर्दोष है, सारे एविडेंसेस दोनों की तरफ से लाए गए और अंत में मजिस्ट्रेट ने पाया कि भाई ये व्यक्ति तो निर्दोष है। और डिस्चार्ज का होता है वांट ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, पर्याप्त एविडेंस ना होने की वजह से वो चार्ज नहीं बन पा रहा है, तो देयर इज एलिमेंट ऑफ डाउट, केवल एविडेंस नहीं है इसलिए वो नहीं अगर ट्रायल कर पा रहा है वो। तो सर्विस वगैरह में कई बार लिखा रहता है कि डिस्चार्ज रहेगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, एक्विटल मिल जाएगी, बिकॉज इन डिस्चार्ज इज एलिमेंट। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि भाई प्रॉपर एविडेंस नहीं था इसे छोड़ दिया गया आपको, नॉट नेसेसरी कि आप निर्दोष होंगे ही होंगे। ये बेसिक चीज है। तो जो आपके ये बेसिक टर्म्स हैं, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट, कॉग्निजेंस, इश्यूएंस ऑफ प्रोसेस, ट्रायल, एक्विटल, कन्विक्शन, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज, इन टर्म्स का डेफिनेशन, इनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, और फिर आएंगे जब आप इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार के ऑफेंसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर अलग है, वो एकदम माइन्यूटली आपको डिफाइन हो जाना चाहिए, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जो मैंने आज सेक्शंस लिखा है आपके, सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 154, 173(2), 190, सेक्शन 200, सेक्शन 204 और डिस्चार्ज और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वाले सेक्शंस अलग अलग के अलग है, वो देख लीजिएगा, और कन्विक्शन और ट्रायल किस किस सेक्शंस में है, ये एटलीस्ट आज सेक्शंस आप कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको, तो आपको सेक्शन वाइज आपको याद हो जाएगा, कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा लेकिन सेक्शंस भी याद हो जाए आपको।
तो ये करिए, फिर नेक्स्ट हम लोग कल से क्लास फिर स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो वो ग्रुप में आपका क्वेश्चन फ्रेम में लिख भी सकता है। और जनरल लीगल नॉलेज इंग्लिश भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो कल हम लोग जो यूक्रेन और जो आपका रशिया वाला वॉर है वो डिस्कस करेंगे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस उसमें लीगल एक्शन के लीगल इश्यूज क्या हैं, व्हाट आर द लीगल इश्यूज रिलेटेड विद इंटरनेशनल लॉ, वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और जो ये आपका इलेक्शंस का क्या प्रोविजंस हैं, तो हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, जो इलेक्शंस के जो लीगल प्रोविजंस हैं वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक, कोई क्वेश्चन है कुछ और है तो आप पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको क्लास में दे दूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।